कप क्वालिफायर को लेकर अगर हम बात करें, फाइनली इंतजार करते करते बस अब कुछ ही घंटे का समय बचा हुआ है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहली भिड़ंत होनी है होस्ट जिम्बाब्वे वर्सेस नेपाल के बीच में। जी हाँ, अगर हम बात करें पहला ही क्लैश जो है वह स्टेट वर्सेस फुल मेंबर है और यहाँ पर होस्ट कहने को उतरने वाली है। उम्मीद कर सकते हैं कि जो ग्राउंड रहेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राउड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी क्राउड रहेगी। पहला मैच है होस्ट का तो डेफिनेटली क्राउड्स भी काफ़ी बेहतर एक्सपेक्ट हो सकती है और साथ साथ में नेपाल के फैंस भी डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में खेल रहे हो उनके फैंस डेफिनेटली पहुंच जाते हैं। नंबर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उनके फैंस उनके चेयरअप के लिए पहुंच जरूर जाते हैं और साथ साथ में कहीं ना कहीं अपने घरों से तो वो उनको लगातार सपोर्ट करने में बने हुए। चलिए, ये तो बात हो गई क्राउड्स वगैरह की। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। मैच प्रीव्यू डिस्कशन की यहाँ बात की जाए तो यार जिम्बाब्वे वर्सेस नेपाल ये पहला मैच यहाँ पर होना है। सबसे पहले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ये मैच वो खेलने वाले हैं तो हरारे ग्राउंड पे मैच होने वाला है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उस ग्राउंड पर सबसे पहले टॉस की बात की जाए तो टॉस जीतकर क्या करना बेहतर रहेगा, क्या कुछ रिजल्ट्स रिसेंटली रहे हैं उस ग्राउंड पे अगर हम जानने की कोशिश करें तो? नहीं, ज़रूर देखिए, बिल्कुल ग्राउंड तो काफ़ी बहुत बेहतर है, बहुत इसके रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड का हिस्टोरिक ग्राउंड है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज भी यहाँ खेले हैं। खैर, अगर आप बात करें हम पिछले कुछ मैचेस की क्या हाल रहा है यहाँ पर, क्या करने से क्या बेहतर होगा, तो अगर आप टॉस जीतती है जिम्बाब्वे या नेपाल जो भी, तो पहले यहाँ पर आप बॉलिंग के लिए जाएं तो बेहतर है। जी हाँ, यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर आखिरी के 10 मैचेस उठाकर देखेंगे, ओवरऑल तो बैटिंग सेकंड भी यहाँ पर ज़्यादा है, एज कर रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अभी पिछले 10 मैचों का अगर आप हाल देखेंगे अभी उठाकर, तो 4 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और 6 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। जरूर है थोड़ा सा क्लोज एनकाउंटर है लेकिन एज यहाँ पर बैटिंग सेकंड को जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, इसमें कोई दरार नहीं। यानी क्लियर है कि चेस करते हुए यहाँ 6 मैचेस जीते गए, डिफेंड करते हुए 4 मैचेस जीते गए। तो यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि टॉस जीते तो क्या करना बेहतर रहेगा? जरूर, आप एक थोड़ा सा स्टार्टिंग टूर्नामेंट है तो आप अपना फ्लो के साथ जाना बेहतर होगा कि ये ग्राउंड, ये पिच आखिर कह क्या रहा है, किस में बेटर है। तो यहाँ पर बैटिंग सेकंड में ये बेटर है तो आप इसी के साथ जाएं, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग लें और फिर आप अपने बैटिंग के लिए जाएं तो बेहतर होगा। एक टारगेट एक माइंड में रहेगा कि आखिर क्या बनाना है क्या नहीं करना, क्योंकि पिच जो है थोड़ा वक्त के साथ साथ थोड़ा सा आप कहेंगे स्टार्टिंग फेज में, मैं ये नहीं कहूँगा मिड फेज में या डेथ फेज में, स्टार्टिंग फेज में काफ़ी बेहतर रहती है दोनों ही इनिंगों में। पहले तो पिच तैयार रहती है, उसके बाद जब ब्रेक होता है तो ये रोल होता है वहाँ पर, फिर से जब सेकेंड इनिंग तैयारी के लिए आती है तब एक अच्छी सी एक फ्रेश न्यू पिच हमें मिलती है स्टार्टिंग के लिए, थोड़ा सा वक्त के लिए, वहाँ 12-13 ओवर के लिए, जो कि फ़ायदेमंद होता है काफ़ी चेस करने वाली टीम। बिल्कुल। और अगर आप टॉस हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैच से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट 10 मैचेस में 4 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी यहाँ पर जीती है। तो अगर आपके सामने ये चीज़ आती है तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, परफॉर्मेंस देनी होगी। परफॉर्मेंस तो आपको दोनों सूरत में देनी है, चाहे आप टॉस जीते ना जीते, आपको परफॉर्मेंस अपनी 200% रखनी है तो डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी। ये बात हो गई बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड की। अब चलते हैं सीधे प्रोबेबल 11 पे। प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पर नेपाल की बात कर ली जाए, एशियन टीम है, उनके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि उनकी प्लेइंग 11 इस बड़े मैच के लिए क्या हो सकती है, क्या कुछ सॉर्ट आउट नजर आ रही है? नहीं जरूर, देखिए प्लेइंग 11 जो कि डेली क्रिकेट को नजर आती है कि होगी प्रोबेबल, बिल्कुल। लेकिन आप उसके कुछ रीजन जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों है। जरूर आप जो हमारे सुन रहे हैं वो जरूर जानना चाहेंगे। खैर बात करें तो कुशल बुर्तेल, आसिफ शेख, भीम शार्की, रोहित पुड़ैल, कुशल मल्ला, आरिफ शेख, और उसके बाद हम बात करें गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह एरी और सोमपाल कामी, करण केसी और संदीप लाहौचानी। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 जो है ये हमने आपके सामने रखी है। लेकिन अब यहाँ पर एक और करने वाली बात ज़रूर है। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर ललित राजवंशी जो है प्लेइंग 11 में नहीं है। अब सिंपल सी बात ये है कि अगर टीम जो है वो बैटिंग को लेकर जाती है, मेरे ख्याल से इसे आप ही समझाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज़ आपने ही मेरे सामने रखी। देखिए सीधी सी बात है, अभी ललित राजवंशी बिल्कुल ऑब्वियसली है, ये हमारे रडार में भी है, ये तो खेलेंगे, इसमें कोई हैरानी बात नहीं है। लेकिन अगर वो एक प्लान होगा, अगर कप्तान सोचते हैं कि हमें बैटिंग के साथ उतरना है, 7वें 8वें तक बैटिंग लेके उतरना है, तो फिर वो गुलशन झा और दीपेंद्र सिंह एरी को साथ खिलाएंगे।
ये गारंटेड है, वो साथ खिलाएंगे उन्हें, दीपेंद्र को और गुलशन झा को। अगर वो बैटिंग को लेकर उतर रहे हैं, नहीं हमें बॉलिंग को थोड़ा सा साइड करना है, हल्का रखना है बॉलिंग को, लेकिन बैटिंग को हमें ज्यादा बढ़ाना है, 7वें 8वें पोजीशन तक, 9वें तक संदीप भी कर लेते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहां तक लेके जाना है तो हमें बल्लेबाजी चाहिए, तो गुलशन और दीपेंद्र हमारे हो जाएंगे। दीपेंद्र यहाँ पर 8-9 ओवर का कोटा भी डालेंगे, ये डेली क्रिकेट मानता है, अगर वो खेले तो उनसे 8-9 ओवर करवाया जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन अगर इन केस यहाँ पर जो कि प्रैक्टिकल नजर आता है, जिसके साथ नेपाल काफी वक्त से अभी आ रहा है उतरता हुआ, वो है ललित राजवंशी को इंक्लूड कर दीपेंद्र सिंह एरी को बाहर का रास्ता दिखाना। जी हाँ, यानी कि वो चाहेंगे 2 स्पिनर हमारे पास क्वालिटी के रहे, बॉलिंग क्वालिटी प्रॉपर रहे, बिल्कुल 2 पेसर हमारे पास रहे, और कुशल मल्ला और आरिफ शेख अपने आप में थोड़ा सा ओवर शेयर करें, थोड़े बहुत गुलशन झा भी करा लेते हैं ऑब्वियसली। तो ये लोग, ये तीनों मिलाकर थोड़े ओवर शेयर कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे 35 से 38 या 40 ओवर निकल जाते हैं। तो ये चीज़ अगर वो बॉलिंग के लिहाज से सोचेंगे तो ये आइडिया आएगा, और अगर बैटिंग के लिहाज से सोचेंगे कि हमें 8वें 9वें नंबर तक बल्लेबाजी चाहिए, तो वो दीपेंद्र सिंह एरी और गुलशन झा को एक साथ टीम में रखें। बिल्कुल, तो ये क्लियरिटी है इस प्लेइंग 11 की, जो कहीं ना कहीं आपको क्लियर नजर समझ में आ गई होगी कि ललित राजवंशी किन सूरत में हो सकते हैं और दीपेंद्र सिंह यानी किन सूरत में हो सकते हैं। खैर ये बात हो गई नेपाल की प्लेइंग 11 की। अब चलते हैं होस्ट की प्लेइंग 11 की, एंड यहाँ पर मामले जो है वो सीधे सीधे सॉर्ट आउट है। प्लेइंग 11 क्या कह रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम बात करें वेस्ले मैथवेयर, क्रे एरविन, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा, रियान बल, तड़ीवना से मरुमनी, तेंदई चतारा, रियान नगारवा, ब्लेजिंग मुजरबानी, ब्रैड इवांस और क्लाइव मैदान दे, तो ये इस तरीके से जो हमें बॉलिंग माफ कीजिएगा प्लेइंग 11 हमें नजर आने वाली है जिम्बाब्वे की प्रोबेबल नेपाल के खिलाफ पहले मैच में। बिल्कुल, नेपाल के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज क्या रहनी चाहिए जिम्बाब्वे के खिलाफ, किस तरह से वो जिम्बाब्वे को टैकल कर कहीं ना कहीं उन्हें भी मुसीबत में डाल सकती है और इस मैच में कुछ जबरदस्त कॉन्टेस्ट पैदा कर सकती है और रिजल्ट अपने फेवर में ला सकते हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या होंगे और जिम्बाब्वे के लिए क्या कुछ पॉइंट्स है, इस पे अगला डिस्कशन इसी वीडियो में आ रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कुछ की प्लेयर्स की। देखिए, परफॉर्मेंस तो 11 के 11 प्लेयर्स को करना है, सबको प्लेयर्स करना, अपना 100% सबको देना है, लेकिन कुछ ऐसे की प्लेयर्स हैं जिनको परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द ही जो है मामला रहेगा, चाहे वो बैटिंग में हो या फिर बॉलिंग में हो, नेपाल और जिम्बाब्वे दोनों के लिए। एंड ये वो की प्लेयर्स हैं कौन? बिल्कुल, देखिए नेपाल की बात करें तो यहाँ पर ओपनर्स को हम एक साथ यहाँ एक जॉइंट में रख रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छी शुरुआत मिल गई अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो आप कुछ उम्मीद जगा सकते हैं। अगर 4 की प्लेयर्स में एक एज अ यूनिट रखी है, बिल्कुल 3 और बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और तो अगर अच्छी शुरुआत यहाँ मिल गई जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो बहुत एक अच्छी शुरुआत नेपाल कर देगा, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज्यादा, और ये अदर बैट्समैन में बहुत बेहतरीन एक इन्फ्लुएंस डालेगा कि यार हमें अच्छा स्टार्ट मिला है, चलो या तो चेस कर रहे हैं तो अच्छा हम चेस कर सकते हैं, और अगर टारगेट दे रहे हैं तो एक अच्छा टारगेट हम दे सकते हैं। अगर ओपनर्स ने ये दिखा दिया कि इन बॉलर्स को आपको खेलना कैसे, यानी कि 12-13 ओवर 14 ओवर तक ओपनर टिक गए, तो फिर नेपाल की बल्लेबाजी की नैया पार लग जाएगी काफी हद तक। उसके बाद हम बात करें कुशल मल्ला, वो प्लेयर आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब मिड फेस आएगा वो वहीं पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, 30 ओवर 25 ओवर के बाद उनकी बैटिंग आ जाती है, तब उस एक स्ट्राइक रेट को बढ़ा के रखना, टीम के रन रेट को बढ़ा के रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर फुल मेंबर नेशन से खेल रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना A1 गेम उतारने की जरूरत है इतने बड़े इवेंट में। यहाँ पर आपको वो गेम नहीं चलेगा जो एक 180 210 वाला गेम, यहाँ पर आपको अपना उससे ऊपर उठने की सोच। अगर आपकी सोच ही उतनी छोटी है तो कोई बात नहीं, आप 180 वाला गेम खेलिए, लेकिन अगर आपको दिखाना है कि हाँ हमारे पास भी क्या क्वालिटी है, तो कुशल मल्ला स्ट्राइक प्लेयर है, वो कुशल मल्ला है भी। बिल्कुल सही कहा आपने, वो स्ट्राइक रेट को बढ़ाकर भी रखेंगे, टीम के रन रेट को भी, लेकिन जो मिड फेस है वहां पर टीम को गिरने नहीं देंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में कुशल मल्ला काफी अच्छा रन कर भी रहे, जिम्बाब्वे में जाके उन्होंने कुछ रन किए। बिल्कुल सही कहा, और हवे में एक बहुत बड़ा टेस्ट उनका लेकर आ रहा है, पहला मैच खेलने वाले रोहित पड़ाल होंगे अगले तीसरे प्लेयर। बात करें क्योंकि जो डाउन उनका है वो डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जिस डाउन पर आ रहे हैं उनको मिनिमम डेलीगेट ये मानता है कि 40-41 ओवर तक जाना ही जाना चाहिए। जैसा मैं पहले कहा आपसे कि ये आपको बार जो है अपने परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड वो बहुत हाई करना है, क्योंकि अब बारी आ गई है फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस खेलने की, और एज अ होस्ट आप उन्हीं के घर पर खेल रहे हैं, डेफिनेटली आपका जो स्टैंडर्ड होगा क्रिकेट का वो और ऊपर लेवल पर लेकर जाना होगा। और रोहित पड़ाल जिस डाउन आते हैं उनको बहुत ही काम और बेहतरीन तरीके से इनिंग्स को बिल्डअप कर कम से कम मिनिमम 40-41 ओवर तक अपनी इनिंग को लेकर जाना ही जाना है। वहीं पर चौथे प्लेयर की बात करें,
कोई रॉकेट साइंस नहीं है संदीप लामिछाने, और डेफिनेटली बिल्कुल, उनके बिल्कुल। 10 ओवर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होंगे नेपाल के लिए। तो ये 4 की प्लेयर्स नेपाल के लिए हो गए। एंड जिम्बाब्वे के वो 4 की प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं जिनके इर्द गिर्द मामला सारा घूम सकता है, और यही कहीं ना कहीं बहुत बड़े यूएसपी रहने वाले हैं जिम्बाब्वे के लिए इस मैच में। जरूर देखिए, क्रेग इरविन यहाँ पर है, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा, और ये तीनों तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। एंड कोई आपने सरप्राइज नहीं दिया मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत और मोस्टली रन अगर हम बात करें पिछले 1-1.5 सालों में, 2 सालों में इन्होंने खूब रन किए और इस टूर्नामेंट में भी यार जिम्बाब्वे के लिए शायद सबसे ज्यादा रन एट द एंड ये 3 ही करते बस बस बिल्कुल सही कहा आपने। इन तीनों में से ही कोई एक देखिएगा टॉप स्कोरर भी होंगे इस टूर्नामेंट के जरूर। और इसके बाद यहाँ पर एक चौथे प्लेयर की बात करें हम, तो वो है रिचर्ड नगारवा, जो कि लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है। उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी कि वो अपनी टीम के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन बॉलिंग वो करा रहे हैं इस वक्त जिम्बाब्वे के लिए। ब्लेसिंग के साथ उनकी जो पार्टनरशिप है वो ज़बरदस्त चल रही है, और उम्मीद है लेफ्ट आर्म पेसर्स को खेलने में थोड़ा दिक्कत परेशानी भी होती है यहाँ आपके नेपाल के ओपोनेंट्स को, जैसा देखने में हमने मिला है अब तक। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा थ्रेटनिंग होंगे कि इनको सामने वाली टीम कैसे खेलेगी, और जिम्बाब्वे के लिए ये चाहेंगे कि ये और ब्लेसिंग मिलकर, ब्लेसिंग के साथ जोड़ी बनाकर ये सामने वाली टीम के घुटने टिकवा दें। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात हो, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट आर्म पेसर्स का जो है रिचर्ड नगावा की बात करें तो इनके पास पेस भी है, बहुत है। ये एक फैक्टर जी हाँ, है। देखिए 40 क्लिक करते हैं। हाँ, तो ये पेस भी है, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि लेफ्ट आर्म पेसर जो है ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर यदि अपना 100% यहाँ पर दिया और गेम यहाँ पर निकाला, दिक्कत हो सकती है नेपाल के बैट्समैन के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेस के साथ जो लेफ्ट आर्म है बॉल है वो अंदर आती हुई निकलेगी, बाहर भी निकल सकती है। तो ये चीज़ देखने वाले, यहाँ पर पेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जो पेस कहीं ना कहीं नेपाल के बैट्समैन ने रिसेंटली खेली है लेफ्ट आर्म दूसरे पेसर्स की अगर हम बात एसीसी प्रीमियर कप वगैरह में। लेकिन यहाँ पर पेस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, 8-10 मीटर पर आवर आप एक्स्ट्रा यहाँ पर समझ के चलिए वो रहेगा। तो ये एक देखने वाली बात अपने आप में जरूर रहने वाली है। अब स्ट्रैटेजीज की सीधे सीधे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर बात करें नेपाल के स्ट्रैटेजीज की, तो 3 पॉइंट्स में यहाँ पर चीज़ें हमने रखी है। सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर देखें तो सिकंदर रजा को निपटाना। बिल्कुल, जी हाँ, वो आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये कैसे किया जा सकता है? ये तो सब सोच रहे होंगे हाँ भाई इनको जल्दी आउट करना, लेकिन वो कैसे किया जा सकता है, इस पे एक छोटी सी स्टडी की है। इतना वक्त हम नहीं ले पाए क्योंकि इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जितनी भी हमने स्टडी की है वो आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट ध्यान आपका होगा, अब तक सिकंदर रजा ओडीआई में 104 बार आउट हुए हैं। जी हाँ, 104 बार वो आउट हुए हैं, उसमें से 27 बार वो सिर्फ बोल्ड और एलबीडब्ल्यू हुए हैं। उसके अलावा जितनी बार भी है वो कैच आउट हुए हैं, और 6-7 बार रन आउट हुए, यानी 60 से 70 बार करीब करीब वो कैच आउट हुए। तो यहाँ पर इतना जरूर क्लियर है, डेफिनेटली बोल्ड और एलबीडब्ल्यू भी 27 बार हुए, लेकिन कैच आउट की जो तादाद है वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा 60-70%। और क्यों? क्योंकि उनका अप्रोच जो है खेलने का वो वैसा ही रहता है, हिटिंग का अप्रोच रहता है, मारने का अप्रोच, स्ट्राइकर बढ़ाकर खेलने का अप्रोच रहता है। उस लिहाज से डेफिनेटली एक यहाँ पर चीज की जा सकती है कि जो स्पिनर्स हैं वो थोड़ा फ्लाइट कराने की कोशिश करें बॉल को। जब सिकंदर रजा बैटिंग करें थोड़ा फ्लाइट करने की कोशिश करें, और कैप्टन ये सोच कर चले कोई बात नहीं, हमें 20 से 25 रन खर्च करने पड़े हम कर देंगे, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा विकेट मिल जाएगा। ये जरूर, क्योंकि सिकंदर रजा वो प्लेयर हैं कि आखिरी के 10 ओवरों में वो 100-120 भी लगा सकते हैं। तो आप 120 खर्च करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे या 25-30 देना बेहतर समझेंगे? अगर 25-30 पे आपको विकेट मिल जाता है तो ये चीज़ है, थोड़ा सा फील्डिंग को फैलाकर स्पिनर्स को कहें कि आप इनवाइट करें प्लेयर को, थोड़ा बॉल में फ्लाइट रखें, थोड़ी सी खिंची हुई रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर पेसर्स हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट बॉल्स का इस्तेमाल सिकंदर रजा के खिलाफ किया जा सकता है, फील्डिंग प्लेसमेंट 2 पीछे लेकर। तो ये चीज़ यानी कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट कराने की कोशिश करें, उनको थोड़े से 20-25 रन खर्च हो रहे हैं उसमें कोई बात नहीं, लेकिन उनका विकेट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो अब तक वो आउट हुए हैं वो 60 से 70 बार ओडीआई में कैच आउट ही हुए हैं, मारते हुए आउट हुए हैं। तो ये चीज़ एक गौर करने वाली बात होगी, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि नेपाल के जो कैप्टन और कोच है उनके बीच में डिस्कशन जरूर होगी। इतने बड़े प्लेयर्स का आप सीधे ऐसे लेके नहीं पहुंच सकते, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग वहां पर होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 सेकंड में मैच जो है, अगर मान लीजिए जिम्बाब्वे को आपने 100 पे 5 कर भी दिया है, सिकंदर रजा है, यकीन मानिए अगले 10 ओवरों में वो टीम 250 पे शायद ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन 250 रन हो जाएंगे। तो 250 रन एक बहुत अच्छा टोटल भी हो जाएगा। अब ऐसे नहीं कि गए और 250 रन आपने मार दिए। ये सिकंदर रजा का करिश्मा रहता है, और जिसकी जो उनकी फॉर्म चल रही है वो अलग है। ये एक प्लान उन पे काम किया जा सकता है। एंड पॉइंट नंबर 2 नेपाल के लिए क्या रहना चाहिए? बिल्कुल, और ये है जो जिम्बाब्वे के ओपनर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पावर प्ले के अंदर रेस्ट किया जाए।
उनको वापस पेविलियन की तरफ भेजा जाए, जो दोनों ओपनर आएंगे, वेस्ली मैथवेयर हैं, क्रेग इरविन है। और बाय द वे अगर कोई और चेंज कर दे तो पता नहीं, लेकिन डेली क्रिकेट को यही लगता है कि यही ओपनिंग करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हो सके जल्द से जल्द रेस्ट्रिक्ट करने का, वरना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इनमें ओपनर में से अगर कोई एक चला गया, फिर नीचे सिकंदर रजा आएंगे, सीन विलियम्स आएंगे, तो दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। अगर इन दोनों ओपनरों में से कोई एक अगर लंबा टिक गया, 17वें 18वें 19वें ओवर तक चला गया, जो कि क्रेग इरविन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लंबा टिकने के, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। तभी आपको जल्द से जल्द कोशिश करनी होगी कि अपनी बेस्टेस्ट डिलीवरीज आप जो पेसर्स हैं जो आएंगे शुरू में, वो वहीं पर डालें, कोशिश करें 2 विकेट निकालने का पावर प्ले के अंदर। बिल्कुल, दोनों ओपनर्स होने चाहिए, वो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा पावर प्ले के अंदर। लास्ट पॉइंट जो नेपाल के यहाँ पर निकल कर आता है वो है सिकंदर रजा, एक और बार इस बार बॉलिंग की तरफ से। जी हाँ, जब सिकंदर रजा बॉलिंग, आपने देखा होगा कि उनके पास एक बहुत अच्छी स्टॉक डिलीवरी है, और वो डिलीवरी ये है कि वो बहुत तेजी से बीच में बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने एक बॉल, एग्जाम्पल के तौर में कह रहा हूँ, मान लीजिए एक बॉल उन्होंने 80 के स्पीड पर डाली, तो अगली बॉल बिल्कुल यकीन मानिए 102 भी हो सकती है, 103 हो सकती है। आपको याद होगा पुराने वक्त जब शाहिद अफरीदी बॉलिंग कराया करते थे, तो वो भी कुछ ऐसे ही करते थे, कभी एक बॉल 85, कभी एक बॉल 80, कभी एक बॉल 70, कभी अगली 3 बॉलें 100 की स्पीड से 101, 102 ऐसी पहुंच जाती थी। तो ये सिकंदर रजा काफी करते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से जो भी बैट्समैन सिकंदर रजा के सामने आ रहे हैं, उनको थोड़ा काम और थोड़ा इजीली सिकंदर रजा को निकालना होगा। ज्यादा कुछ करने की कोशिश मत करिए, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश, ज्यादा कुछ इनोवेटिव या फिर स्वीप से तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा बचे ही रहें, तो बेहतर रहेगा सिकंदर रजा के खिलाफ खास कर करें, क्योंकि वो बॉल की स्पीड जो है वो हर 1-2 गेंद बाद चेंज करते रहते हैं, जिसका नुकसान टीम को उठाना पड़ सकता है। तो सिकंदर रजा की जो बॉलिंग है 10 ओवर है, उसको कामली आराम से समझकर खेल कर निकाल देना होगा। उनके 10 ओवर में 30 रन भी आए, कोई बात नहीं, अभी 40 ओवर और है, ओडीआई है, T20 नहीं कि 10 ओवर मैच खत्म हो गया, अब बस 40 ओवर और भी होंगे। सिकंदर रजा की बॉलिंग से सावधान रहना होगा। ये जो उनकी चेंज शॉट डिलीवरी है, स्पीड चेंज करने की, ये कहीं ना कहीं आप इसमें चकमे में ना आ जाए, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो इस पर थोड़ा सा कॉशियस रहे अगर नेपाल के बैट्समैन, तो बेहतर रहेगा। बस एक चीज और मैं यहाँ नेपाल के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि फील्डिंग को आप बहुत बेहतरीन रखिए, हाई लेवल की रखिए, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में इतने बड़े अपोनेंट के सामने पहली बार नेपाल फुल मेंबर से खेलने जा रहा है ओडीआई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये दिमाग में ना रहे कि थोड़ा सा आप फील्डिंग में फंबल जितना कम करेंगे उतना बेहतर होगा। बॉलर मार खा रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन आप प्लेयर लोग रन अगर देंगे, फील्डिंग से रन नहीं जाना, हाँ बिल्कुल, बैकअप होना चाहिए प्रॉपर, ताकि एक फालतू के रन्स आप ना क्रिएट करें वहाँ पर कि 1 का 2 हो गया या चौका ही चला गया सीधा, पीछे कोई बैकअप नहीं है, फंबल कर रहे हैं आप, कैच छोड़ रहे हैं आप। इस बात का ख्याल बहुत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब एक टीम कोई अपने से बहुत बड़ी टीमों के खिलाफ उतरती है तो बहुत ज़्यादा फंबल करती हुई नजर आती है। बहुत रेयर ओकेजन है जहां हमने ये नोटिस नहीं किया है, लेकिन ज़्यादातर ये नोटिस में आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर फील्डिंग जो है वो टॉप लेवल की होनी चाहिए, फंबल बिल्कुल आपको करना नहीं है, रन आउट चांसेस को मिस नहीं करना है, ओवर थ्रोस के रन नहीं जाने चाहिए, और कैचेस किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। इन सब से होता क्या है, अगर सामने वाली टीम पे बॉलर्स ने प्रेशर बनाया है, मान के चलिए सोमपाल करन आए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, उन्होंने एज अ जोड़ी शुरू के 6 ओवर में 10 रन दिए सिर्फ, लेकिन विकेट 0 है। अब दिक्कत क्या है, अब अगले 4 ओवर जब वो कराने के लिए आया, उसमें खूब फील्डिंग मिस हो गई वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीजें छूट गई, और देखते देखते उन प्लेयरों को मौका मिल गया रन निकालने का, और देखते देखते 10 ओवर में स्कोर पहुंच गया 40-45। आप सोचिए फायदा क्या हुआ, जितनी भी सोमपाल करन ने या फिर बॉलर ने जो मेहनत की वो फील्डर्स ने गवा दी। इसीलिए यानी बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जो हमने लिखा नहीं था, लेकिन आयान ने इसी वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं ये चीज प्रेजेंट की है। चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट था। अब चलते हैं जिम्बाब्वे की तरफ, उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जिम्बाब्वे का पहला पॉइंट क्या रहना चाहिए नेपाल के लिए? डेफिनेटली ऐसा नहीं है, नेपाल ने भी कुछ चीजें प्रूव करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप नेपाल को किसी भी तरह से यहाँ पर कमतर नहीं आ सकते, उनके पास भी कुछ बेहतर हथियार हैं। तो जिम्बाब्वे को क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए पॉइंट्स के लिहाज से, अगर हम देखें? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें जिम्बाब्वे के लिए, तो बैट्समैन उनके जो है एक सिरदर्द भी है, बहुत बड़े सिरदर्द। 3 के अलावा बहुत यहाँ पर आसान सा नजर आता है जिम्बाब्वे का लाइनअप कि हाँ अब तो ये हो गया काम, अब 20-15-20 20-15-20 ये पूरी 3 के अलावा सिकंदर रजा है, सीन विलियम्स और क्रेग इरविन, इन तीनों को हटा देंगे तो टीम मुश्किल से 130, 140 या 150 जोड़ पाती है।
मुश्किल से। रिसेंटली तो यही हुआ है। इतना बुरा हाल चलता है पिछले अगर 1-1.5 साल का 2 साल का डेटा निकाल कर देखेंगे आप, इतना बुरा हाल है। तो यहाँ पर अदर बैट्समैन के जो है जिम्बाब्वे के वेस्ली मैथवेयर, मरुमनी है, यहाँ पर इन लोगों को अपना थोड़ा सा चिप इन करने की, रियान बल है, आते तो बहुत तेजी के साथ है लेकिन ये ओडीआई है, लेकिन जाते भी तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ है। 15-20 किया, 25 किया और निकल के चले गए। कभी कभी लंबी नहीं आ जाती, वो बात अलग है, वो जरूर आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, बहुत थ्रेटनिंग प्लेयर है। लेकिन अगर ये इनिंग 20-25 रन की अगर आई, जो कि मोस्टली आ रही है जिम्बाब्वे के प्लेयर से, चिप इन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जिम्बाब्वे के बल्लेबाज 3 के अलावा, ये इनमें बड़ा सिरदर्द है क्योंकि जिम्बाब्वे को कहीं ले ना डूबेगा ये टूर्नामेंट। बिल्कुल सही कहा, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है और इसी चीज पर नेपाल के बॉलर जो है वो अटैक करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के अलावा बाकी जो है कमजोर कड़ियां हैं, बैटिंग यूनिट की बात कर रहे हैं हम, कमजोर कड़ियां हैं, वहां पर कहीं ना कहीं बैट्समैन को स्टेप अप कर आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस देने की जरूरत होगी। अगर मान लीजिए इन तीनों के अलावा ही किसी और प्लेयर्स ने अगर एक अच्छी इनिंग, बड़ी इनिंग दे दी, तो फिर इन लोगों में से किसी एक ने और इनिंग दे, तो फिर आप बहुत बड़े स्कोर की तरफ उसको देख सकते हैं। अगर इन्हीं तीनों पे घूम फिर के वापस से मामला आ गया तो फिर टीम के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। तो यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा कोशिश तरीके से बैट्समैन को निकालने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर जिम्बाब्वे के लिए जो आएगा वो वापस से हम कहेंगे जो सिकंदर रजा की बॉलिंग के लिए था वही यहाँ पर संदीप लामिछाने की बॉलिंग के लिए होगा। ये संदीप के 10 ओवर आपको बहुत ही कामली, आराम से और सोच समझकर और बेहतर तरीके से निकालने होंगे। आपको भी यहाँ पर स्मार्टली खेलना होगा, थोड़े रन्स कमाए कोई बात नहीं, लेकिन संदीप के ओवर्स में आपको विकेट नहीं दे रहे, मिनिमम 1 विकेट संदीप निकाले, बस इतने तक उन्हें रेस्ट्रिक्ट रखें तो बेहतर होगा। और वो तभी होगा ज़्यादा आप खराब शॉट ना खेले, कुछ ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश ना करें, अननेसेसरी हीरो बनने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। यही चीज़ है, जैसे सिकंदर रजा की बॉलिंग के लिए कहा था वही संदीप के 10 ओवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिम्बाब्वे के लिए जो वहाँ पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत रहेगी। यानी छोटी सी चीज़ मैं पूछ लूँ आपसे, आप जिम्बाब्वे की बॉलिंग लाइन को ज़्यादा बेहतर, खास करके पेस बॉल में, वहाँ पर कुछ दिक्कत आपको नजर आती है या फिर लग रहा है कि नहीं वहाँ पर मोमेंटम में है प्लेयर? जिम्बाब्वे के पेस बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के बारे में आप क्या जरूर देखिए, थोड़ा सा अगर आप कहेंगे पेस बॉलर्स तो खैर बैटर कर ही रहे हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। तेंदुई चतारा है, ब्लेजिंग मुजरबानी है, नगारवा है, बस थोड़ा सा अपने में डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है बॉलर्स को। थोड़ा सा अगर आप वाइड ऑफ स्टंप जाएंगे तो दिक्कत होगी। आप अगर ऑफ स्टंप से बाहर निकल रहे हैं, बॉलर्स लेग साइड में डाल रहे हैं, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन जो देखा गया है जिम्बाब्वे के बॉलर्स में, थोड़ा सा अनडिसिप्लिन हो जाते हैं कहीं ना कहीं। शुरुआत अच्छी करते हैं फिर बीच में अपना फ्लो खो देते हैं, फिर ये वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एक बार डिसिप्लिन बॉलिंग नज़र आई तो फिर बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कोर कर पाना सामने वाली टीमों के लिए। लेकिन पेस जो बॉलर्स हैं वो काफ़ी बेटर कर रहे हैं जिम्बाब्वे के लिए हाल फिलहाल में, अगर हम अपना उनका रिकॉर्ड उठाकर देखें। चलिए, ये बात हो गई पूरे सारे स्ट्रैटेजी की, सारी चीज़ों की यहाँ पर इस मैच प्रीव्यू में। और एट द एंड बात कर लेते हैं वेदर की। बड़ा इवेंट है तो वेदर वगैरह पे भी ध्यान तो रहना चाहिए। वेदर की बात करें तो कल क्लीन वेदर रहने वाला है, पूरा क्लीन सनी वेदर रहने वाला है। टेम्परेचर भी इतना नहीं रहेगा, 22, 23, 24, 25 इसी के आसपास टेम्परेचर रहने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मैच प्रीव्यू में आपके सामने प्रेजेंट की है। उम्मीद है कि आपको ये मैच प्रीव्यू नेपाल वर्सेस जिम्बाब्वे बहुत पसंद आया होगा और ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट करना चाहेंगे जिम्बाब्वे और नेपाल की तरफ से कि मैच में अप्लाई हो। अगर ये दोनों अपने परफेक्शन के तौर पर इसका 100% भी अप्लाई करने में कामयाब रहिएगा, डेलीकेट इस चीज़ की गारंटी, अगर अप्लाई करने में कामयाब रहते हैं तो डेलीकेट इस चीज़ की गारंटी लेता है आपको एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मैच देखने को यहाँ पर मिल सकता है रेस्पेक्टिंग ऑफ रिजल्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट मैच एनालिसिस से लेकर सारी मैच न्यूज और अपडेट और वर्ल्ड कप क्वालिफायर की कंप्लीट कवरेज सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट में लगातार चली रही थी और अब और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।